आज क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम लोग शुरू करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके पहले हम लोग कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं और निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है और इसके क्या मात्रक होते हैं हम लोग निकाल चुके हैं। आज हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक के बारे में डिस्कस करेंगे। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम हिंदी में परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक क्या चीज होता है? परावैद्युतांक सबसे पहले हमको जानना है कि परावैद्युतांक होता क्या है। परावैद्युतांक होता है यह एक कांस्टेंट नंबर होता है। अगर हम किन्हीं दो आवेशों को निर्वात अथवा वायु में रख दें और उन्हीं दो आवेशों को किसी कुचालक पदार्थ जैसे कागज मोम, माइका, ग्लास के बीच में उन दोनों आवेशों को रख दिया जाए तो उनके बीच में रखने पर जो कुचालक पदार्थ होते हैं उन्हीं कुचालक पदार्थों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। भिन्न भिन्न कुचालक पदार्थों का परावैद्युतांक भिन्न भिन्न होता है। आज हम इस समय कुचालक पदार्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं वैद्युत बल के नियम, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होता है वो कूलाम के नियम के अनुसार हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। F E बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। अगर हम यह दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को यदि हम इन दोनों बिंदु आवेशों को अगर हम वायु में रख दें, एयर में रख दें या निर्वात में रख दें तो उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल को हम इस तरीके से लिखा जा सकता है F0 या F0 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस तरीके से इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। यदि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में यदि हम कोई कुचालक पदार्थ जैसे कुचालक पदार्थ के रूप में जैसे माइका हो गया, पेपर हो गया, कागज हो गया, मोम हो गया, इसको अगर या तेल हो गया, तेल को, कांच को अगर हम रख दें तब इस वैद्युत बल का मान क्या होगा? इसको हम मान लेते हैं यह Fm होगा। Fm बराबर होगा, इसको हम रख देंगे, लिखेंगे 1/4πε0। यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट के रूप में, परावैद्युतांक के रूप में हम K लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे ऐसे Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। पहला वाला जो सूत्र लिखा है हम कूलाम के नियम के अनुसार यह निर्वात अथवा वायु में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र लिखा गया है। और यह जो दूसरा वाला सूत्र लिखा गया है दो आवेशों के बीच में जब हम कोई कुचालक पदार्थ जैसे मोम, माइका, कागज या तेल इत्यादि को हम रख देंगे तब उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के मान के लिए ये सूत्र दूसरा लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग देंगे। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग देने पर समीकरण नंबर 1 में से भाग देने पर भाग देंगे
तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिख रहे हैं लिखेंगे एफ ओ या एफ नॉट बटे एफ एम बराबर, इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। यह पूरी क्वांटिटी इस पूरी क्वांटिटी से कट गई, यह पूरी क्वांटिटी इस पूरी क्वांटिटी से कट गई। हमें क्या मिला? हमें मिला एफ ओ या एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू यहाँ पे 1 बटे यहाँ पे 1 बटे यहाँ पे के मिला इज इक्वल टू ये के क्या है? एक नियतांक है। यह हमको नियतांक मिल गया, या इसी को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक जो होता है एक विमाहीन नियतांक होता है, एक कांस्टेंट नंबर होता है जो किन्हीं दो माध्यमों का अनुपात होता है। निर्वात अथवा वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल और किसी माध्यम में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का जो अनुपात होता है वह एक विमाहीन नियतांक होता है। इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक कहते हैं। अर्थात इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, परावैद्युतांक के विमाहीन नियतांक, विमाहीन नियतांक, ये विमाहीन नियतांक हो गया। और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, के बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। किसी किताब में इस तरीके से लिखा गया है, या इसको हम इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन के। इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल सवाल लगाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, परावैद्युतांक जो होता है, यह कुचालक पदार्थों का परावैद्युतांक होता है और यह एक कांस्टेंट नंबर होता है जो किन्हीं दो माध्यमों का अनुपात होता है, जिसको हम विमाहीन नियतांक कहते हैं। यह भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे निर्वात अथवा वायु के लिए इसके विमाहीन नियतांक, इस के का मान निर्वात अथवा वायु के लिए 1 होता है। माइका के लिए इसका मान 3 से 6 होता है। माइका के लिए इसका मान होता है 3 to 6 होता है। कांच के लिए इसको हम लिख सकते हैं माइका के लिए, कांच के लिए इसका मान विमाहीन नियतांक के की वैल्यू जो होती है कांच के लिए 3 से 4 होती है, 3 to 4 होता है। इसी तरीके से कागज के लिए इसका मान 3 दशमलव का कागज के लिए के का मान 3.6 होता है, 3.6 होता है। इसी तरीके से विमाहीन नियतांक का मान भिन्न भिन्न कुचालक पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इस तरीके से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का हम तुलना करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स
वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना हम लोग आज करेंगे कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होते हैं या इन दोनों की तुलना हम कैसे करेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। आपको बताया जा चुका है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान हम कूलाम के नियम से बता चुके हैं। F E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यह हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यह दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। हम आपको बता चुके हैं अगर दोनों बिंदु आवेश का मान जो होता है, अगर Q1 बराबर Q2 बराबर यह होता है 1.6 गुणे 10 टू द पावर -19 कूलाम के बराबर होता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ये कांस्टेंट का मान हम इस समीकरण में इसको हम पुट करके लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे Fe वैद्युत बल Fe बराबर हो जाएगा 9 × 10 टू द पावर 9 गुणे Q1 और Q2 का मान 1.6 गुणे 10 टू द पावर -19 गुणे 1.6 गुणे 10 टू द पावर -19। दो बार है, दो बार लिख दिया गया अपॉन यहाँ पे लिखेंगे R का स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके पावर को हम हल करेंगे। पावर को हल करेंगे, देखिए यहाँ पे 10 टू द पावर 9 पावर है और यहाँ पे 10 टू द पावर -19 पावर है। तो -19 पावर में से अगर 9 पावर घट जाएगा तो यहाँ पे 10 पे पावर हो जाएगा -10। 10 पावर ये हो गया और यह 19 पावर है। 19 और -10 पावर 19 10 आपका 29 पावर हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे इस तरीके से Fe बराबर हो गया आपका 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 टू द पावर -29 बटे R का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हम 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। यह दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल का मान हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि दोनों बिंदु आवेश को अगर हम इलेक्ट्रॉन मान लें, अर्थात दो इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। यह समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। इसी प्रकार हम लोअर क्लास में फर्स्ट ईयर में हम आपको बता चुके हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल के लिए हम सूत्र आपको बता चुके हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सूत्र होता है वह Fg बराबर होता है, कैपिटल G होता है m1 m2 बटे R का स्क्वायर होता है। यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सूत्र होता है। यहाँ पे यदि हम दोनों बिंदु आवेश, यहाँ पे अगर द्रव्यमान m1 बराबर m2 बराबर, अगर हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लें तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 9.1 गुणे 10 टू द पावर -31 यह किलोग्राम होता है। m1 और m2 की जगह पे 9.1 गुणे 10 टू द पावर -31 किलोग्राम कर देंगे और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये G का मान होता है 6.67 गुणे 10 टू द पावर -11 न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर होता है। 6.67 में 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। इस वैल्यू को हम उठा के यहाँ पे रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा F मिलेगा, G मिलेगा इक्वल टू, इसका मान लिखेंगे 6.67 गुणे 10 टू द पावर माइनस 11। ये कैपिटल G का मान हो गया। और M1 के जगह पे हम लिखेंगे 9.1 गुणे 9.1 गुणे यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 31 गुणे 10 टू द पावर माइनस 31। एक Q1 के जगह M1 के जगह पे 9.1 गुणे 10 टू द पावर माइनस 31 और एक की जगह पे 9.1 गुणे 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम रख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे यह R का स्क्वायर रख देंगे। इस तरीके से जब इसको हम हल करेंगे तो हमें टोटल पावर हमें क्या मिलेगा? हमें टोटल पावर मिल जाएगा। यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 को यहाँ पे लिखते हैं 60 में, यहाँ पे हम लिख रहे हैं F बराबर हमें मिला 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 टू द पावर माइनस 29 बटे ये हो गया R का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 यहाँ पे हम छोटा सा लिख दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे Fg बराबर यहाँ पे देखिए 6.67 गुणे 9.1 गुणे 9.1 गुणे यहाँ पे देखिए सब पावर को हम ऐड करेंगे। 10 टू द पावर माइनस 11 10 टू द पावर माइनस 31 10 टू द पावर माइनस 31। तो यहाँ पे 31 गुना हो जाएगा आपका 62 और 62 पे 11 1 1 1 10 टू द पावर हो गया माइनस, यहाँ पे 1 1 जोड़ेंगे 1 1 1 3 हो गया और 3 3 6 और 1 7 हो गया, ये 73 हो गया। 10 टू द पावर माइनस 73 पावर हो गया और नीचे आपका हो गया R का स्क्वायर हो गया। ये समीकरण नंबर हमें 2 प्राप्त हो गया और समीकरण नंबर 1 हम पहले से यहाँ पे लिख चुके हैं। इसको हल करने के बाद अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से हम भाग देंगे। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग देने पर, तो भाग देंगे समीकरण नंबर 1 में। यहाँ लिखेंगे Fe बटे Fg बराबर Fe का मान ऊपर है, ऊपर लिखेंगे 9.9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 टू द पावर माइनस 29 अपॉन R का स्क्वायर। और जब इससे भाग देंगे Fg से, यह R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अपॉन यह हो गया 6.67 गुणे 9.1 गुणे 9.1 गुणे 10 टू द पावर माइनस 73 पावर। तो यहाँ से देखिए R स्क्वायर से कैंसिल हो गया और यह हो गया हमें मिला Fe अपॉन Fg। ये बराबर हमें क्या मिला? हमें मिला, इसको लिखेंगे 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 टू द पावर यहाँ पे माइनस 29 पावर है और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर 73 पावर होगा अपॉन नीचे हमें मिलेगा 6.67 गुणे 9.1 गुणे 9.1 और इस पावर को हम ऊपर ले गए तो 73 पावर हो गया। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? यह 73 पावर में से हम 29 पावर को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 73 में से 29 घटाएंगे, 73 में से 29 घटाएंगे, 13 में से 9 जाएगा
9 4 13 हो गया, एक टाइम इसको हासिल ले लिया, तो यहाँ पे बचा 6 में से 2 गया, 44 पावर हो गया। 44 पावर इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे F E अपॉन F G बराबर, ये हो गया 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6, और इसको हम घटाएंगे गुणे 10 टू द पावर ये 44 पावर हो गया, अपॉन यह 6.67 गुणे 9.1 गुणे 9.1, इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे, ऊपर नीचे सबका गुणा करिए और इसका हम डिवाइडेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर नीचे गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद इससे हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यह हो गया, गुणा कर रहे हैं, पहले हम गुणा कर रहे हैं 1.6 में 1.6, 6 के 36 को 6 हाथ में 3, 6 का नाम 6 और 3 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 का नाम 1 हो गया, 6 हो गया, 9 1 10 5 15 को 5 हाथ में 1 हो गया, ये 256 हो गया। तो ये हो जाएगा F E अपॉन F G बराबर, यह हो जाएगा आपका 9 गुणे 2.56, एक बार 6 36 को 4 में 3 6 में 6 3 9 हो गया, 1 7 6 हो गया, और 1 का नाम 1 हो गया, 6 हो गया, और 9 6 15 को 5 हाथ में 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, इतना हो गया, गुणे 10 टू द पावर आपका 44 पावर है, और नीचे वाले को भी गुणा हम कर दे रहे हैं 9.1 का, 9.1 में 9.1 का गुणा करेंगे, लिखेंगे 9.1 9.1, 1 का गुणा 1 में 1 हो गया, इसका 9 हो गया, 9 1 का 9 हो गया, 9 9 81 हो गया, ये हो गया 1 हो गया, 9 9 9 9 हो गया आपका, 18 को 8 हो गया, हाथ में 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 1 हो गया, और 9 9 18 को 8 हाथ में 1 2 हो गया, 8 हो गया, इसमें 2 अंक तक दशमलव है, तो ये हो जाएगा आपका 6.67 गुणे 82.81 हो गया। इस तरीके से हम इसको गुणा करके पुनः फिर इसको लिख देंगे। अब हम गुणा करेंगे इसका, आगे गुणा कर रहे हैं इसका 9 6 के 54 को 4, 9 6 के 54 को 4 हाथ में या 5, 9 6 के 54 को 4 हो गया, हाथ में या 5, और 9 5 45, 45 और 5 50 को 0, फिर आया हाथ में 5, और 9 दूना 18, 18 2 20 3 23, ये 23 हो गया, और 2 स्थान दशमलव है, ये हो गया, अपॉन गुणे है आपका 10 टू द पावर आपका 44 पावर है, इसको ऐसे लिख देंगे, बटे लिख देंगे। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, गुणा कर रहे हैं 82.81 में 82.81 में 6.67 से गुणा करेंगे, 7 का नाम 7 यहाँ लिख देंगे, 7 2 56 को 6 हाथ में आया 5, और 7 दूना 14, 14 हो गया आपका 14, और 5 14 5 19, 19 को 9 हाथ में आया 1, और 7 बटी 56 और 1 57, 7 का नाम 7, 7 बटी 56 को 4 में आया 5, 7 दूना 14, 14 5 19 को 9 हाथ में आया 1, 7 बटी 56 और 57 हो गया, 6 का नाम 6 हो गया, 6 बटे 48 को 8 हो गया, हाथ में आया 4, 6 दूना 12 4 16 को 6 हाथ में आया 1, और 6 बटे 48, 8 6 48, 48 और 1 49, 49 हो गया, 49 हो गया,
और फिर गुणा करेंगे। इसको हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं, एडजस्ट नहीं हो रहा। ये हो गया 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। फिर यहाँ पे 6 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, फिर 5 हो गया। फिर इसी को हम लिखेंगे 6 हो गया, 8 हो गया, 6 8 6 9 5 हो गया। इसको लिखेंगे 7 हो गया, 6 6 12 को 2 हाथ में आया, 1 हो गया, हाथ में आया 1, 9 6 15 16 16 और 8 16 4 20 4 24 को 4 हाथ में आया, 2 हो गया, 8 2 10 6 16 16 4 20 3 23 को 3 हो गया, हाथ में आया 2 2 हो गया, 9 6 15 5 20 2 22 को 2 हाथ में आया, 2 9 5 14 14 15 16 को 6 हाथ में आया, 1 6 हो गया। क्या स्थान दशमलव है? 4 1 2 3 4 ये हो गया। यह आ गया आपका कहीं गलती हो रहा है, इसको आसानी से गुणा करना पड़ेगा सावधानी से। यह आ गया आपका, लिख रहे हैं ऐसे 2 अंक तक इसमें था, तो यह हो गया 6.6 गुणे 9 1 गुणे 9 सब का गुणा करिए। छोटा होने के कारण ये बोर्ड एडजस्ट नहीं होगा। इसको हम क्या करेंगे, लिख दे रहे हैं डायरेक्ट ऐसे F E/F G। इसको हम लगभग ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 43। ये लगभग में आ जाएगा 10 टू द पावर 43 के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब जो वैद्युत बल है इसका आप गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद डिवाइडेशन करेंगे, डिवाइडेशन करने के बाद आएगा 10 टू द पावर लगभग 43 आ जाएगा। तो यह वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में ये बोर्ड की परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात जो होता है वो कितना होता है, अर्थात 10 टू द पावर 43 गुना होता है। यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं Fe बराबर 10 टू द पावर 43 Fg। कहने का मतलब जो वैद्युत बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10 टू द पावर 43 गुना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाले, यहाँ से हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि वैद्युत बल जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, अर्थात 10 टू द पावर 43 गुना बड़ा होता है। तो इस तरीके से हम वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की हम तुलना कर सकते हैं और इसके आधार पर हमको क्या निष्कर्ष निकला। हम वैद्युत बल के लिए Fe बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R² समीकरण नंबर 1 और गुरुत्वाकर्षण बल Fg 1/4πε0 G m1 m2 बटे R²। इन दोनों समीकरणों को हमें देखने से क्या पता चल रहा है, इन दोनों समीकरणों को हमें देखने से पता ये चल रहा है कि जो वैद्युत बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल जो दोनों होता है, यह जो है जो दूरी होती है दोनों बिंदु आवेशों की या दो बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी होती है या दो द्रव्यमानों के बीच की जो दूरी होती है, यह दोनों जो दूरियां होती हैं यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती हैं। पहला निष्कर्ष ये निकला कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल ये दोनों जो नियम होते हैं, ये दोनों नियम वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, अर्थात दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूसरा निष्कर्ष हमको क्या निकला, दूसरा निष्कर्ष हमें यह निकला कि जो वैद्युत बल होता है यह दो बिंदु आवेशों के बीच चार्ज पॉजिटिव हो सकता है दोनों,
दोनों निगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। अर्थात दो बिंदु आवेशों के बीच जो वैद्युत बल होता है वह आकर्षण भी हो सकता है अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों प्रकार का हो सकता है। इससे दूसरा निष्कर्ष ये निकल रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, यह आवेश बिंदु आवेश दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल सदैव जो होता है वह आकर्षणकारी होता है, प्रतिकर्षण बल नहीं कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में जो होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह हमेशा जो है आकर्षण बल होता है, दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन यह वैद्युत बल जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। तीसरा निष्कर्ष हमारा ये निकलता है कि जो वैद्युत बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यह दोनों जो है Fe/Fg जो होता है, यह लगभग जो होता है यह 10⁻43 गुना होता है। अर्थात वैद्युत बल जो होता है यह गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻43 गुना होता है। कहने का मतलब जो होता है वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा अधिक होता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना हम लोग आपस में आसानी से कर सकते हैं कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की कंपैरिजन इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।